2:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है। Welcome back. You're watching our continuous coverage on the Jharkhand Assembly elections. Counting is continuing, and it's pretty clear now that the JMM Congress RJD alliance will be able to cross the halfway mark, will be able to cross the 41 mark. The BJP is, as we speak, the single largest party, though it remains to be seen whether the governor will be calling the single largest party or the People Alliance. That is a question we'll be asking our panelists as well. But once again, it looks like a hung verdict because no party has been able to get a simple majority of 41 on its own. Nonetheless, JMM Congress RJD is क्रॉसिंग द हाफवे मार्क। जी हाँ, जिस वक्त की अगर रुझानों के हिसाब से देखें तो बड़ी खबर यह है कि जो महागठबंधन है कांग्रेस, आरजेडी और साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो अकेले अपने दम पर सरकार बना सकता है। महागठबंधन इस वक्त के रुझान देखें तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर है, लेकिन सत्ता से काफी पीछे रह गई है। पिछली बार बीजेपी ने 37 सीटें जीती थी और इस वक्त बीजेपी 10 सीटों के नुकसान के साथ 27 पर है। अगले 1-2 घंटे में क्या ये आंकड़े बदलेंगे? क्या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि महागठबंधन की जो अभी 43 सीटें दिख रही हैं वो घटकर 41 से नीचे, अभी 42 जो दिख रही हैं वो क्या 41 से नीचे चली जाएंगी और बीजेपी क्या थोड़ा आगे बढ़ेगी? अगर बीजेपी 5-7 सीटों की तरफ भी आगे बढ़ती है तो ये तस्वीर बदल भी सकती है। यानी अगले 1-2 घंटे बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। खेल अभी जो है खुला हुआ है, इसको देखना है क्योंकि वोटों की गिनती अभी चल रही है। इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हम आपको बताएंगे पल पल की खबर क्या हो रहा है झारखंड में। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं, रोशन गौड़ जुड़े हुए हैं और शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों पत्रकार। रोशन गौड़, क्या आपको लगता है कि अभी तस्वीर जो है अभी बहुत ज्यादा बदलाव उसमें होने की गुंजाइश नहीं है? क्या आपको लगता है? देखिए, अगर आप पीछे 2-4 इलेक्शन का ही अगर आप उदाहरण लें तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है जी। 2-4 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है वहां पे कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि अगर बीजेपी को 28 से 30 भी मिल जाए और झारखंड विकास पार्टी और आजसू को अगर जैसे उनकी अभी ट्रेंड आ रहा है 7 सीटें दोनों को मिल रही हैं, तो भी बीजेपी 41 सीटों से बहुत पीछे है। क्योंकि जो अन्य सीटें हैं, जो अन्य हैं, अन्यों का समर्थन महागठबंधन को जाएगा, वो बीजेपी को नहीं जाएगा क्योंकि उसमें सीपीएम एमएल के लोग हैं या बीएसपी के हैं। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी पीछे रह गई है। और जो क्योंकि इस वक्त हम जयपुर सीधा चलते हैं, वहां पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन इस वक्त राजस्थान में है। बीजेपी की जो मेंबरशिप ड्राइव है उसके इंचार्ज बनाए गए थे। सुनते क्या कह रहे हैं। नागरिकता का कानून संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसलिए हर एक राज्य हर हालत में इस कानून को मानने के लिए बाध्य है। वो केवल कह रहे हैं नागरिकता उनको देनी पड़ेगी। माननीय एनआरसी और सीएए को जिस प्रकार से मिक्स करके और ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, मेरा निवेदन है कि जब एनआरसी का अभी कहीं ये स्पष्ट बार बार कहे जाने के बाद में भी कि वो अभी अन्य राज्यों में उसकी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इसे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है लोगों को समझाने में कि अभी केवल सिटीजनशिप बिल पे एक्ट के अनुसार कार्य हो रहा है पूरे देश में, अन्य कहीं नहीं हो रहा है। तो ये सहज हो पाएगा, इस हेतु निश्चित रूप से मार्गदर्शन हो। आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है, इसी सिलसिले में और इसलिए उनका हो जाए। आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति ने भ्रम फैलाने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया है। ये दोनों बिल्कुल अलग है। सीएए मैंने जैसा स्पष्ट किया उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो। और नागरिकता वाले मामले में असम का मामला अलग था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण वो बना था। पूरे देश में अभी
नागरिकता रजिस्टर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा उसके लिए सुझाव आमंत्रित क्या क्या करना चाहिए, सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, उसका ड्राफ्ट अभी तैयार ही नहीं हुआ है। और इसलिए इसको मिक्स ना करें, ये जनजागरण चलाने की जरूरत है। सुझाव आपका अच्छा, और इसलिए कुछ कार्यक्रमों की रचना हम लोगों ने की है। भारत माता की मेरा माननीय मोदी। तो शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के नेता इस वक्त राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएए जो है, नागरिकता संशोधन कानून जो है, वो संघ का विषय है, केंद्र का विषय है, क्योंकि राज्य सरकारें, जो तमाम कांग्रेस सरकारें हैं, वो ये कह रही हैं कि इस जो सीएए नागरिकता संशोधन कानून है वो अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगी। राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि वो नागरिकता संशोधन कानून को राजस्थान में लागू नहीं होने देंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये केंद्र का विषय है और इसीलिए राज्य सरकारें ऐसा नहीं कह सकती कि वो अपने यहां लागू नहीं होने देंगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एनआरसी जो है, एनआरसी और सीए बिल्कुल अलग विषय हैं, दोनों को मिक्स करके नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये था, और हम एक बार फिर लौटते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड की इस वक्त तस्वीर क्या है, बड़ी पिक्चर जो है किस तरह से दिख रही है, उसी को जानने के लिए, समझने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी असीम के पास। असीम हमको दिखाएंगे तस्वीर क्या। असीम। बिल्कुल अशोक, शुक्रिया। और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको इसके जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अशोक ये रुझान है, नतीजे आने में कुछ वक्त लगेंगे अभी, लेकिन रुझानों में क्या कुछ आंकड़े हैं, हम उस पर अगर निगाह डालें तो ये देखिए अभी की जो वर्तमान स्थिति है, करंट पोजीशन, वो क्या है, ये आप देख सकते हैं। झारखंड में 81 की 81 सीटों के रुझान हमारे पास पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं, जिसमें कि बीजेपी जो है वो 28 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अशोक 26 सीटों पे बढ़त बनाए हुए। आप देख सकते हैं बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा 26 और 28, बहुत कम का फासला रह गया है। झारखंड विकास मोर्चा है वो 3 सीट पे बढ़त बनाए हुए है। आजसू पार्टी 4 सीटों पे है, आरजेडी लालटेन छाप लालू यादव की पार्टी वो 5 सीटों पे। जदयू सबसे दिलचस्प अशोक, आप भी इस पर विश्लेषण करेंगे, पड़ोसी राज्य होने के नाते भी वहां, चूंकि हम जानते हैं कि बिहार में उनकी सरकार है, लेकिन यहां पे कोई खाता अब तक नहीं खोल पाई है। अदर्स जो है वो यहां पे 4 सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं पिछले चुनावों के जो नतीजे थे उसमें अगर फिगर्स में नजर डालें तो ये देखिए बीजेपी को पिछले चुनाव 2014 में जो कुछ नतीजे आए थे, जो फिगर्स थे 37, उसमें से आप देखिए 9 सीटों का नुकसान यहां पे स्पष्ट तौर पे, अभी तक जो रुझान है, इन रुझानों में अगर हम नजर डालें तो ये आप देख सकते हैं 9 सीटों का यहां पे नुकसान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को जो कि 6 सीट पे थी पिछले चुनाव में, उन्हें 6 सीट मिली थी, 5 सीटों का यहां पे उन्हें फायदा होता नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप देख सकते हैं 7 सीटों का जो है ये अभी तक के रुझानों में वो उन्हें फायदा होता नजर आ रहा है। झारखंड विकास मोर्चा को 5 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। आजसू को भी 1 सीट का नुकसान हो रहा है। आरजेडी को यहाँ पे 5 पे बने हुए हैं। जदयू यहाँ भी खाता नहीं खोल पाई है और अदर्स को जो है वो 2 सीटों का नुकसान होता आ रहा है। तो ये कुछ पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार क्या कुछ आंकड़े अभी तक क्या हैं वो हम नजर डालें। एक बार फिर हम इस पे बार पे नजर डालें तो ये रुझान है, नतीजे अभी नहीं आए हैं। रुझानों में आप देखिए बीजेपी 28 सीटों पे आगे चल रही है, कांग्रेस 11 सीटों पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 26 सीटों पे और झारखंड विकास मोर्चा वो 3 सीटों पे आगे चल रही है। लेकिन अगर हम कुछ अगर कैंडिडेट्स पे नजर डालें अशोक, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं या फिर ट्रेल कर रहे हैं, तो आप देखिए बीरेंद्र प्रधान हैं जरमुंडी से, ये लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, वो ट्रेल कर रहे हैं लगातार। अभी ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, जीत हार अभी होना बाकी है, लेकिन चूंकि अभी काउंटिंग चल रही है। ये राज पालीवाल हैं मधुपुर से, ये लीड कर रहे हैं, बीजेपी के ये कैंडिडेट हैं, ये वहां से लीड कर रहे हैं। ये देखिए आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं हाजी हुसैन अंसारी, ये ट्रेल कर रहे हैं मधुपुर सीट से। ये आपके पास आंकड़े देवघर सीट से राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट हैं सुरेश पासवान अशोक, वो भी लीड कर रहे हैं। हमारे पास वो फिगर्स आएंगे कि कुल कितने वोट से ये लीड कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे चेहरे, ये प्रदीप यादव हैं जो कि झारखंड विकास मोर्चा से हैं, वो यहाँ पे फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो भी लीड कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं इन आंकड़ों के जरिए कि कौन कौन सी ऐसे फिगर्स, ऐसे चेहरे हैं जो कि लीड कर रहे हैं, कुछ ट्रेल कर रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं। और हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया कि इस वक्त क्या कुछ ताज़ा स्थिति है, कौन कौन सी पार्टियां कितने सीटों पे आगे चल रही है और कौन कौन सी पार्टियां जो हैं वो उन्हें पिछले चुनावों के मुकाबले उन्हें कितना नुकसान हुआ है। अशोक, शुक्रिया आपका असीम। और जो असीम ने एक तरफ एक आंकड़े की तरफ जो ध्यान दिलाया, उस पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो ये है कि जो
बिहार में सत्तारूढ़ जो है पार्टी है, अगर बात करें जेडीयू, वो खाता भी खोलने की तरफ नहीं बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की एक और पार्टी जो विपक्ष में आरजेडी, वो 5 सीटों के साथ आगे है। और ये भी आपको याद दिला दूं, आरजेडी वो पार्टी है जिसने झारखंड के निर्माण का खुलकर विरोध किया था और इसको लेकर के झारखंड में हमेशा आरजेडी को लेकर एक नेगेटिव जो फीलिंग हमेशा रही थी। लेकिन अगर आज आरजेडी आगे चल रही है 5 सीटों पर और जेडीयू जो है वो खाते की भी करीब नहीं है, तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन आप जब बनाते हैं चुनाव में, जातिगत कॉम्बिनेशन हो या फिर ग्राउंड लेवल पर जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो आपको एक बड़ा फैक्टर दे सकता है, एक बड़ी जो है आपको मार्जिन दे सकते हैं। इस वक्त सीधे बीजेपी मुख्यालय रोहित चहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के युवा स्पोक्स पर्सन है। रोहित जी नमस्कार, आपका शुक्रिया डीडी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। रोहित जी, लगता है कि एक और राज्य बीजेपी के हाथ से साफ तौर से खिसकता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मुझे लगता है अशोक जी भी बहुत शुरुआती है और अभी परिणाम आने बाकी हैं, क्योंकि आप भी एक सीनियर पत्रकार हैं, आपने भी बहुत लंबे समय से चुनावों को देखा है। मुझे लगता है लगभग 1 बजे के आसपास तक लगभग चीज़ें क्लियर होंगी, तो अभी बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि रुझान है। और हमें अभी भी आशा है कि जिस तरीके से सीटें बढ़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाले कुछ घंटों के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बनाएगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेबल सरकार पिछले 5 सालों में झारखंड को दी है, तो मुझे आशा, हमें लगता है कि अभी आने वाला जो समय है कुछ घंटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें झारखंड में बढ़ेंगी। लेकिन रोहित जी, आप अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी 65+ का नारा देकर चल रही थी। अगर उस हिसाब से देखिए, मान लीजिए, फर्ज कीजिए आपकी बात मैं पूरी तरह से स्वीकार भी कर लूं, मान भी लूं, और हो सकता है बीजेपी की सीटें अगले कुछ घर में बढ़ भी जाए, कुछ सीटें बढ़ भी जाए, तो जो आपने तय किए थे उसके तो आप कहीं भी नजदीक नहीं है। तो क्या आपको लगता है कुछ आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्यों जो है 5 साल तक एक स्थिर सरकार देने के बावजूद, डबल इंजन ग्रोथ की सरकार देने के बावजूद झारखंड में ये पार्टी का हश्र हो रहा है? देखिए अशोक जी, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो जनता की सेवा की है, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रही है, सेवा करने का काम किया है, और जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे पहले ही भरोसा जताया है, और चाहे वो आदिवासी क्षेत्रों में आवास देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, सारी चीज़ें हम लोगों ने की है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात हो। लेकिन मुझे लगता है अभी जब नतीजे आएंगे, तो नतीजे जो परिणाम आएंगे, तो मुझे लगता है चीज़ें और अच्छी होंगी। और अभी शुरुआत है, मुझे लगता है कि थोड़ा और समय रुकना चाहिए, और जब परिणाम आएंगे तो जिस तरीके से बात कही गई थी, वो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार वहाँ पे झारखंड में बनाएगी। जी चहल जी, जो आपको वोट मिला है वो स्थानीय मुद्दों पे मिला है या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पे मिला है? इज इट अ नेशनल मैंडेट और अ स्टेट मैंडेट? देखिए, मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे काम किया है, लगातार जनता की सेवा की है, और रघुवर दास जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे चुनाव लड़ा था, और उन्होंने भी जो नेतृत्व था, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट दी थी, और साथ साथ मोदी जी ने जो मैंने बताया, आदिवासी क्षेत्रों में चाहे आवास देने की बात हो, हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात हो, माँ को सम्मान देने, शौचालय बनाने की बात हो, चाहे माँ को आंसू पहुँचने का काम, चाहे LP सिलेंडर देने का काम हो, ऐसे बहुत सारे काम नीचे तक पहुँचे हैं। इसलिए आप देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी अभी तक दिखाई दे रही है। चहल जी, 4 महीने पहले हमने देखा था कि भाजपा ने 56 सीटों में बढ़त बनाई थी। लोकसभा के चुनाव नतीजों की बात करूं तो 56 असेंबली सेगमेंट्स में आपकी लीड थी, जो अब गिर के हो गई है 28। उस समय तो क्लियर था मैंडेट, 11 सीटें आपने जीती थी 14 में से। इस बार हम देख रहे हैं कि 37 से गिर के आप 28 हो गए हैं। तो क्या हुआ है जो ये टाली गिरी है? मैं फिर कहूँगा जी, देखिए अभी, हाँ देखिए अभी जब अंतिम निर्णय आएंगे, नतीजे आएंगे, तो उसमें तब ये बात कहना ठीक रहेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जब परिणाम आ जाए, दूसरा लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव, क्योंकि लोकल इश्यूज होते हैं विधानसभा चुनाव में, तो बहुत सारी अलग चीज़ें रहती हैं, लोकल कैंडिडेट्स की भी चीज़ें रहती हैं, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा इस चीज़ में कहना कि क्या कारण रहे क्या नहीं रहे। लेकिन अभी भी आशा उम्मीद पूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड में सरकार बनाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि किसको टिकट देना, क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति रही, और बाकियों की टिकट हमें लगता है कि जो कार्यकर्ता है उसको टिकट दी गई, और कहीं ना कहीं जो काम था, काम के बेस पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, और जो परिणाम आएंगे, मुझे लगता है कि जो भी परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में मुझे लगता है आएंगे। ठीक है रोहित जी, आप एक बार बने रहिए, मैं आपसे एक प्रतिक्रिया और लूंगा, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि कांग्रेस मुख्यालय में लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। ये आपको बता दूं, इस वक्त आप देखिए
कांग्रेस मुख्यालय में लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बाकायदा लड्डू बांटने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, यानी कांग्रेस को इस बात की अब पूरी तरह से वो हो गई है, उम्मीद हो गई है कि वहां पर सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। बीजेपी अभी कह रही है कि थोड़ा इंतजार करेंगे, पर कांग्रेस को लगता है कि लड्डू खाने का वक्त आ गया है और इसलिए लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। तो रोहित जी, लड्डू तो वहां बंटने शुरू हो गए। अशोक जी, मुझे लगता है कब तक कांग्रेस पार्टी बैसाखियों पे चल के और अपनी दूसरे के घर में बच्चा पैदा होता है और वो खुशी मनाने के प्रयास में कांग्रेस पार्टी रहती है। मुझे बताइए, कांग्रेस का कहीं पे मुख्यमंत्री बना है क्या? लगातार कांग्रेस पार्टी इसी में खुशी होती जा रही है। मुझे लग रहा है अभी तो बहुत जल्दबाजी है और आप देखेंगे कि लड्डू कहाँ बटेंगे, कहाँ नहीं बटेंगे। सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है और उसमें वो येन केन प्रकरण कामयाब हो रहे हैं। चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूं जी, तो सवाल यह है कि बीजेपी क्यों स्ट्रैटेजी को कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आपको सत्ता से दूर रखने की है और उसके लिए वो सहयोगियों से समझौता भी कर रहे हैं, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, सब वो चीजें कर रहे हैं। सवाल है कि बीजेपी का काउंटर क्या क्या, क्यों आप लोग अपने सहयोगियों को साथ लेकर क्यों नहीं चल पाए? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का एकमात्र वो है इस समय टारगेट जो है वो जिस तरीके से मोदी जी को रोका जाए। जिस तरीके से मोदी जी ने कल भी दिल्ली में कहा कि भैया उनको दिक्कत मोदी जी से है, मोदी जी को आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पूरा देश में सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए वो आग लगाने में भी लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से कांग्रेस की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिर्फ एकमात्र मोदी जी को रोकने के, लेकिन ज़्यादा दिन सफल नहीं होने वाले हैं। मोदी जी ने जनता के आशीर्वाद से मोदी जी यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें आशा है कि अभी भी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस को ये बात भी समझनी चाहिए और जनता ने उसके बाद भी अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता भरोसा जता रही है, क्योंकि काम किया हम लोगों ने, हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी हमेशा जातीय धर्म के नाम पे लोगों को बरगला के, चाहे वो एनआरसी का विरोध करना हो, चाहे 370 का विरोध करना हो, चाहे ट्रिपल तलाक का विरोध करना, लगातार इन सब चीजों का विरोध करती है और देश को कहीं ना कहीं बांटने का काम करती रही। रोहित जी, आपने कहा कांग्रेस आग लगाने का काम कर रही है, लेकिन मैं फिर भी यही पूछूंगा कि फायर ब्रिगेड आपकी कहाँ है? क्योंकि अगर वो आग लगा रही है तो आपकी फायर ब्रिगेड तो दिखनी चाहिए। मैं इसलिए इस बात कह रहा हूं क्योंकि जब आग लगती है तो फिर वो बढ़ती है, आगे बढ़ती है। मैं कल आपका दिल्ली में, आप कह रहे हैं कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कल दिल्ली की रैली में आप भी बड़ी मेहनत कर रहे थे, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है आपका मेहनत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो आग जो है फिर आगे बढ़ेगी तो दिल्ली तक पहुंच जाएगी। तो फिर इसलिए आपको उस आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का काम तो करना पड़ेगा ना। वो उनकी तरफ मैं कह रहा हूं, वो कोशिशें क्यों नहीं हो रही है? देखिए, फायर ब्रिगेड जनता करेगी, जनता काम करेगी फायर ब्रिगेड का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार आग लगाती रहे और जनता उनको जिस तरीके से उनके सपनों में पानी डाल के और आग बुझाने का काम जनता करेगी। और कांग्रेस पार्टी थोड़ी देर के लिए खुश हो सकती है, मैं कह रहा हूँ घंटा 2 घंटा खुश हो सकती है, लेकिन जब अंतिम परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार वहां पे बनेगी। रोहित जी, बिहार के लिए कोई इंडिकेशन क्या ये आग जो अशोक ने जिनकी बात करी है वो पहुंचेगी बिहार तक? जी देखिए, बिहार में तो कल आपने अगर परसों देखा हो किस तरीके से आज गुंडा राज, जंगल राज दिखाने के प्रयास में फिर आरजेडी लगी रही। जिस तरीके से गरीबों की बात, जिस तरीके मोदी जी ने भी कहा कि गरीबों का नुकसान करने में जिस तरीके से विपक्ष लगा है, ऑटो में आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं, तो ये जंगल राज बिहार नहीं चाहता। और झारखंड में आदिवासी क्षेत्र है, बहुत सारी चीज़ें, परिस्थिति अलग है। और जहाँ तक बिहार की बात करें तो स्थिति अलग है, तो अलग राज्य है, सारी परिस्थितियाँ अलग है। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर बहुत अच्छा करने जा रही है। और जो जंगल राज जनता नहीं चाहती, जो जंगल राज देखा आपने परसों, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई पूरे बिहार के अंदर बंद के नाम पर, जिस तरीके आगजनी की गई, गरीबों का नुकसान किया गया, तो मुझे लगता है जनता ये सब स्वीकार नहीं करने वाली। बिहार के अंदर भी आगे देखेंगे आप नतीजे भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में। चलिए, शुक्रिया। अभी तो झारखंड की बात है, बिहार तो अभी दूर है, अभी झारखंड का देखना है, इंतजार कर रहे हैं। आप अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, पर देखते हैं। मैंने कहा कांग्रेस में लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं, बीजेपी अभी उम्मीद लगाए बैठी है अगले 1-2 घंटे में कुछ परिवर्तन हो जाए तो देखते हैं बहरहाल। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो तो साफ तौर पे दिखा रही है कि कांग्रेस जेडीयू, माफ कीजिएगा, कांग्रेस जेएमएम और साथ साथ आरजेडी का जो गठबंधन है वो बहुमत के आंकड़े के नजदीक है। इस वक्त की तस्वीर ये दिख रही है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। शिशिर, आप तो ज्यादातर आर्थिक मामलों पर जो है चीजें देखते हैं। अगर मैं पिछले क्योंकि अगर झारखंड के परिणाम जो रुझान दिख रहा है वही रहते हैं, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है, तो 1 साल में 5वां राज्य होगा जो बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो आर्थिक मुद्दे हैं खास करके इस वक्त, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज कर रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए झारखंड में एक तो माइंस एंड मिनरल्स का बहुत बड़ा एरिया है और दूसरा वहाँ पर ऑटोमोबाइल का भी काफ़ी कुछ है, खासतौर पे जो टाटा मोटर्स के एंसिलरी यूनिट्स हैं। और पिछले दिनों जैसा कि मुनमुन कह रही थी कि 56 सीटों पर विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी बढ़त थी विधानसभा में, और यहाँ पर जो है वो संख्या घट करके 28 पे आ गई है। तो एक न एक कहीं ना कहीं वजह जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट आई है और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई है। आपको मैं बताऊं कि जमशेदपुर और उसके आसपास के कई इलाकों में जो कई ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो बंद हो गए, और बंद होने की वजह साफ थी, चूंकि गाड़ियों की बिक्री नहीं हो रही थी तो जो गाड़ियों के लिए सप्लाई करते थे उनके ऊपर असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक वजह रही है जो शायद जो बीजेपी और स्थानीय सरकार के खिलाफ और जो केंद्र में सरकार है उनके खिलाफ जो एक आप कह सकते हैं कि मतदान हुआ है। मुझे लगता है कि औद्योगिक पक्ष और जो आर्थिक पहलू है उसने मतदाता के दिमाग को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। और ये राज्य, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि झारखंड इन तमाम दिक्कतों के बावजूद, देखिए 19 साल हो गए राज्य को बने हुए, और इन 19 सालों में हमने कई सरकारें देखी। एक ऐसी भी सरकार थी जो जिसमें एक सिंगल जो एमएलए की पार्टी थी वो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन उसके बावजूद उस राज्य की सबसे बड़ी एक खासियत देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत के 5 शीर्ष राज्यों में से एक है। माइंस एंड मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है, लेबर फोर्स काफी अच्छा है। इन सब के बीच में अगर किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी आती है तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतदाता के मत को प्रभावित करता है, और शायद इन रुझानों में हम उन्हीं चीज को देख। लेकिन एक चीज ये भी है, जब हम बार बार इसकी बात करते हैं, आर्थिक कारणों की बात करते हैं, अभी लोकसभा चुनाव हुआ बहुत वक्त नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में ये फैक्टर नहीं दिख रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 11 सीटें बीजेपी जीती झारखंड में, और बाकी राज्यों की भी बात करें जो राज्य बीजेपी के हाथ से जा रहे हैं, सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में ये फैक्टर कहीं ना कहीं गौड़ हो जाते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में लगातार विपक्ष इन्हीं मुद्दों को बनाने की कोशिश कर रहा था, पर राज्यसभा चुनाव में ये चीजें उछल कर आ जाती हैं। देखिए, जून से अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था की स्थिति में काफी तेजी से गिरावट आई है, और अगर आप दोनों तिमाहियों के आंकड़े देखें, पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के जीडीपी के विकास दर के आंकड़े देखें, हमने लगातार गिरावट देखी 5% और 4.5%, और अब ये आशंका भी जताई जा रही है कि पूरे साल के विकास दर पर इसका असर पड़ेगा। तो आर्थिक जो कारण है वो बिगड़ने ज़्यादा शुरू हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों आने के बाद से, और जाहिर सी बात है उसके बाद आप जितने भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे, वहाँ पर परिणाम जो है वो भाजपा के पक्ष में नहीं थे। वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आर्थिक पक्ष, आर्थिक मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं मतदाता पर हावी हो रहे हैं। और आपको ये भी समझना चाहिए कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करता है। जब हम कहते हैं कि हमारा देश पर ये जो एलिगेशन है जॉबलेसनेस का, शिशिर सिन्हा, दिस एलिगेशन ऑफ जॉबलेसनेस और लैक ऑफ जॉब्स इज देयर प्रेवलेंट अक्रॉस ऑल स्टेट्स, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ स्टेट लाइक झारखंड. Then why are people voting on an issue like this? I am talking about during last 6 to 7 months, the situations have been deteriorated like anything, and that is creating problem for BJP, because everywhere it is said that's the twin engine thing. If you talk about Madhya Pradesh, if you talk about Chhattisgarh, if you talk about Rajasthan, earlier they had BJP government, and BJP was also in the central government also. So you're essentially saying that the overall economic scenario may have been one of the factors that have dented BJP's prospects in Jharkhand. What would parties like AJSU, Sudesh Mahto, and a party like JVMP led by Babulal Marandi be thinking, Roshan Gaur at this point in time? They have lost the opportunity to become the kingmaker? Roshan Gaur ji? हाँ, देखिए दो बातें हैं। एक तो बीजेपी को यहाँ पे करीबन 34% वोट मिलता दिख रहा है, और जो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस स्थिति में सुदेश महतो और बाबूलाल मारंडी क्या सोच रहे होंगे? क्या उनके पास जो मौका था किंगमेकर बनने का वो हाथ से निकल गया है? क्या वो इररेलेवेंट हो रहे हैं, या फिर क्योंकि वेफर थिन मेजॉरिटी भी हो सकती है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की, तो वो आ सकते हैं सीन में? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अगर आप देखें कि 7% वोट करीबन आजसू को मिला है। अगर वो बीजेपी के साथ रहते तो शायद बीजेपी जो आज 28 सीटों पे आ रही है उसका सीट और दोनों की सीटें शायद बढ़ती, लेकिन वो बाहर गई तो बीजेपी को साफ साफ नुकसान हुआ। अभी ऐसा लग रहा है। एक चीज रोशन जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को 13 सीटें में बढ़त मिल रही है।
आपको याद होगा कि आजसू की क्या डिमांड थी? आजसू की डिमांड थी कि हमें 8 से 12 सीटें दी जाएं। जी। क्या वो अनरीजनेबल डिमांड थी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार भी उसको 5 सीटें मिली थी और 5 सीटें वो जीती थी। वो सुदेश में तो खुद अपनी एक सीट हार गए थे। तो उन्होंने अपनी ऐसा उनको लगा कि इसमें हम प्रेशर डाल के बीजेपी से ज़्यादा सीटें ले सकते हैं और बीजेपी ने उनकी मांग नहीं मानी। पर जैसे बीजेपी उनको 10 सीट तक देने को तैयार थी, अगर वो मान लेते तो शायद उनकी भी सीटें बढ़ती और बीजेपी की बढ़ती, क्योंकि 7% का यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। जो झारखंड विकास मोर्चा है वो बीजेपी से नाराज है, क्योंकि उसके 8 एमएलए थे जो बीजेपी ने तोड़ के अपने साथ रख लिए थे 6। तो उसको इस समय नाराजगी है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि जेवीएम तो महागठबंधन के साथ जाएगा। नहीं लेकिन रोशन जी, जो आप कह रहे हैं उसमें आपको बता दूं, बाबूलाल मरांडी का जो एक बयान अभी चल रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जरूर है कि मैं भाजपा का था, अब नहीं हूं, लेकिन भाजपा से मेरी कोई ऐसी भी नहीं कि मैं भाजपा के साथ नहीं जा सकता। ये उन्होंने संभावनाएं रूल आउट की है, वो जा सकता है। लेकिन सवाल जो मुनमुन आप उठा रही हो कि ये क्या ये दोनों इररिलेवेंट हो रहे हैं। अगर इस तरह से होता है कि अगर ये महागठबंधन 41, देखिए इसमें एक बात बड़ी तय है, 41 का बहुमत है, लेकिन 41 में आप अपना स्पीकर भी बनाएंगे। उसके बाद आपको छोटी छोटी चीजों के लिए मेजॉरिटी में आपको जब 2-3 पार्टियों का है तो फिर आपको रोज मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है चाहे सुदेश महतो या फिर बाबूलाल मरांडी, इनमें से एक जो भी, चाहे 2 या 3 या फिर कुछ निर्दलीय, उनको इस महागठबंधन को ऑन बोर्ड लाना ही पड़ेगा। देखिए मैं आपको उस तरह से बिना उनके चले ये सरकार इतनी आसानी से चल नहीं पाएगी अगर ऐसी। देखिए महागठबंधन जो 41 सीट या 40, 41, 42 के आसपास जो उनका आंकड़ा बन रहा है, ये दोनों जो निर्दलीय हैं और झारखंड विकास मोर्चा है और आजसू है, ये तीनों महागठबंधन के साथ जाएंगे। अगर बीजेपी 37-38 पे होती तो ये बीजेपी के साथ जा सकते थे। लेकिन बीजेपी का गैप इतना चौड़ा हो गया है कि अभी ये संभावना खत्म हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने कहा कि ये इररिलेवेंट हो गए हैं, इररिलेवेंट भी अपने लिए जरूर हो गए हैं कि इनकी सीट पहले 8 सीटों पे किंग मेकर नहीं होंगे, किंग मेकर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ये सपोर्ट करेंगे कि अब हमें इनमें से कुछ मिल जाए। तो शायद इनको कुछ मिले, क्या पता ना भी मिले, लेकिन ये सरकार के साथ रहेंगे। अगर बीजेपी की सरकार बनाने की स्थिति में होती तो शायद बीजेपी के साथ होते, लेकिन अब महागठबंधन के साथ होंगे और दोनों को नुकसान हुआ है। अच्छा। आजसू को देखिए कि उनकी जो 5 सीटें थी पिछली बार, वो घट के 4 पे आ रही हैं, और जो विकास मोर्चा है बाबूलाल मरांडी का, ये 8 में से तो 2 ही विधायक बचे थे। हाँ नहीं, लेकिन 8 थे, लेकिन चुनाव जीत के चुनाव में 8 थे, 8 से 6 बीजेपी में शामिल हो गए थे जी, बचे 2 बचे थे। लेकिन अभी अगर हम 8 को देखें तो उसके साथ उनको कम मिल रहा है, उनको करीबन 4 सीटें मिल रही हैं। अगर हम 2 मिले तो फिर ठीक है, उनको 2 का फायदा हो रहा है, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं है। हाँ, अगर दोनों 35, 36, 37 के आसपास होती तब एक किंग मेकर की भूमिका में होते, पर ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन लगभग सरकार बनाने की स्थिति में है। हेमंत सोरेन क्या सोच रहे होंगे? रोशन गौर जी, देखिए हेमंत सोरेन क्या सोच रहे होंगे? वो तो चीफ मिनिस्टर फेस हैं। एक मिनट रोकते हैं आपको एक बार फिर। शिवराज सिंह चौहान जो है